हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आज के इस सेशन में हम इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर डिप्लोमा के सब्जेक्ट बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से यूज़ ऑफ फिल्टर सर्किट इन रेक्टिफायर्स के अंतर्गत इंडक्टर फिल्टर के बारे में पढ़ेंगे। पुराने लेक्चर्स में हमने रेक्टिफायर के बारे में पढ़ा है। रेक्टिफायर का काम क्या होता है? रेक्टिफायर का काम होता है एक बाई डायरेक्शनल वेवफॉर्म को यूनी डायरेक्शनल वेवफॉर्म में कन्वर्ट करने का, या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जो आपने प्योर एसी इनपुट दिया है उसका आउटपुट रेक्टिफायर के द्वारा आपको प्राप्त होता है पल्सेटिंग डीसी। पल्सेटिंग डीसी मीन्स उसमें डीसी कंपोनेंट के साथ साथ कुछ मात्रा में एसी कंपोनेंट भी उपस्थित होता है जिसे हम रिपल कहते हैं। ठीक है, तो अगर कोई पावर सप्लाई अगर हमें डिज़ाइन करनी है तो फर्स्ट ब्लॉक आपका होता है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर के नेक्स्ट हम यूज़ करते हैं फ़िल्टर। ठीक है, अब ये फ़िल्टर क्या होता है? फ़िल्टर एक फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव नेटवर्क होता है जो कि एक डिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसी रेंज को पास करता है और अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज़ को एलिमिनेट करता है, उनको हटाता है। तो जो फ्रीक्वेंसीज़ आपको चाहिए उन डिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसीज़ को ये पास करता है और बाकी की फ्रीक्वेंसीज़ को ये रोकता है या दूर करता है। अब किसी पावर सप्लाई में जो अनडिज़ायर्ड एसी कंपोनेंट्स होते हैं रेक्टिफायर के आउटपुट में आपको जो प्राप्त होता है, रेक्टिफायर का आउटपुट अभी बात की हमने पल्सेटिंग डीसी जिसमें डीसी प्लस एसी दोनों होते हैं। तो जो ये अनवांटेड, क्योंकि इसके आउटपुट में आपको एसी कंपोनेंट तो चाहिए नहीं होते, इसलिए ये आपके लिए अनडिज़ायर्ड है। तो इन अनडिज़ायर्ड एसी कंपोनेंट्स जिन्हें हम रिपल भी कह रहे हैं, इन रिपल्स को दूर करने के लिए किसी पावर सप्लाई में रेक्टिफायर के आउटपुट के पश्चात फ़िल्टर का उपयोग किया जाता है। अब जैसा हमने रेक्टिफायर में बात की थी कि अगर हाफ वेव रेक्टिफायर है तो उसमें एसी कंपोनेंट क्या रहता है? सिंगल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होते हैं ओमेगा नॉट और इसका मल्टीपल। तो ओमेगा का मल्टीपल हो जाएगा ओमेगा नॉट, 2 ओमेगा नॉट। ओके, ऐसे ही जो फुल वेव या ब्रिज रेक्टिफायर्स हैं उनमें आपको कौन सा एसी कंपोनेंट्स की फ्रीक्वेंसी किस रेंज में मिलती है? 2 ओमेगा नॉट। ठीक है, 2 ओमेगा के मल्टीपल्स आपको मिल रहे हैं। तो इन फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को रिमूव किया जाता है बाय कनेक्टिंग ए फ़िल्टर। अब कोई भी फ़िल्टर नेटवर्क है वो इंडक्टर और कैपेसिटर की सहायता से बनाया जाता है। ठीक है, लार्ज वैल्यू ऑफ इंडक्टर और लार्ज वैल्यू ऑफ कैपेसिटर यूज़ करके हम एक फ़िल्टर नेटवर्क डिज़ाइन करते हैं। अब किसी इंडक्टर के लिए आपको अगर उसकी रिएक्टेंस दिखानी होती है तो उसको आप कैसे दिखाते हैं? XL। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखिए, XL इक्वल्स टू क्या होता है? J ओमेगा L। ये आपने 205 में पढ़ा होगा। तो इंडक्टर की रिएक्टेंस को दिखाया जाता है XL इक्वल्स टू J ओमेगा L। ऐसे ही कैपेसिटर की रिएक्टेंस को कैसे दिखाते हैं? 1/J ओमेगा C। अब अगर इंडक्टर की वैल्यू ज़्यादा है, L जो इंडक्टेंस हम शो कर रहे हैं XL में, अगर ये L ज़्यादा है तो इंडक्टेंस जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होगी फॉर एसी कंपोनेंट। एसी कंपोनेंट में क्या होता है? फ्रीक्वेंसी हाई होती है। ठीक है, तो फॉर एसी कंपोनेंट्स एक लार्ज इंडक्टर आपको हाई रिएक्टेंस प्रोवाइड करता है और अगर लार्ज कैपेसिटर है तो आपको लो रिएक्टेंस करता है। कैसे? XC इक्वल्स टू 1/J ओमेगा C में या तो आप ओमेगा की वैल्यू बहुत ज़्यादा रख दो या फिर आप C की वैल्यू ज़्यादा रख दो। दोनों ही केसेस में क्या रहेगा? XC की वैल्यू आपको कम मिलेगी क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये एक रिजल्ट हमें यहाँ से ध्यान रखना है। फिफ्थ पॉइंट में लिखा गया है कि फॉर एसी कंपोनेंट जो लार्ज इंडक्टर होता है वो हाई रिएक्टेंस ऑफर करता है और ऐसे ही लार्ज कैपेसिटर लो रिएक्टेंस ऑफर करता है। इसका मतलब ये है कि अगर एसी सिग्नल आपने अप्लाई किया है तो इंडक्टर उसके लिए ओपन सर्किट के जैसे काम करेगा और कैपेसिटर उसके लिए शॉर्ट सर्किट के जैसे काम करता है। इसका जस्ट उल्टा आपको मिलता है डीसी कंपोनेंट के लिए। तो जो इंडक्टर है डीसी कंपोनेंट के लिए शॉर्ट सर्किट की भांति काम करता है और कैपेसिटर ओपन सर्किट की भांति काम करता है। तो ये फिफ्थ पॉइंट हमारे बहुत काम का है, ये हमें ध्यान रखना है। अब पावर सप्लाई में जो हम फिल्टर यूज़ कर रहे हैं वो इंडक्टर और कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन है। अब किस हिसाब से हमने इंडक्टर और कैपेसिटर को आपस में कनेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग इसके 4 टाइप होते हैं। फर्स्ट है इंडक्टर फिल्टर, सेकंड है कैपेसिटर फिल्टर, थर्ड है LC फिल्टर और फोर्थ है CLC फिल्टर, जिसे आप पाई सेक्शन फिल्टर भी कहते हो। तो आज हम पढ़ रहे हैं इस सेशन में फर्स्ट इंडक्टर फिल्टर, जिसे आप सीरीज़ इंडक्टर फिल्टर के नाम से भी जानते हैं।
ये आपको डायग्राम यहाँ नज़र आ रहा है। एक रेक्टिफायर है जिसका इनपुट आपने दे रखा है प्योर एसी। ओके, ये एक प्योर एसी सिग्नल आपने यहाँ पे दिया है। नेक्स्ट, इस रेक्टिफायर में आपने ये इनपुट दिया है। इनपुट देने के बाद में रेक्टिफायर का आउटपुट आपको क्या बोल रहे थे हम, पल्सेटिंग डीसी मिल रहा था। पल्सेटिंग डीसी मीन्स उसमें एसी कंपोनेंट भी है और उसमें डीसी कंपोनेंट भी है। ठीक है, तो रेक्टिफायर के आउटपुट को हम दे रहे हैं। नेक्स्ट, एक इंडक्टर आपने यूज़ किया है, ये जैसे कैपिटल एल से दिखाया गया है यहाँ पे। ये हो गया अपना एक इंडक्टर और इसकी सीरीज़ में आपने यूज़ किया है एक लोड रेजिस्टेंस। ये एक बेसिक कंस्ट्रक्शन है आपका इंडक्टर फिल्टर का। ठीक है, अब इस फिल्टर में ये काम कैसे करेगा, अब एसी कंपोनेंट्स को एलिमिनेट कैसे किया जाएगा, बाई कनेक्टिंग अ लार्ज इंडक्टर इन सीरीज विद लोड रेजिस्टेंस। अब बेटर फिल्टरिंग ऑपरेशन के लिए जो हम इंडक्टर यूज़ कर रहे हैं वो कुछ इस प्रकार से हमें सेलेक्ट करना चाहिए कि उसकी रिएक्टेंस लोड रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा हो। अब यहाँ पे ये एक और चीज़ देखनी है कि इंडक्टर और जो लोड रेजिस्टेंस है एक दूसरे के सीरीज़ में है, और ये जो पूरा कंस्ट्रक्शन यहाँ आप देख रहे हैं एक वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क बना रहा है। इसको हम आगे देखेंगे। तो इंडक्टर और जो लोड रेजिस्टेंस RL है वो एक वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क बना रहे हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे के सीरीज़ में लगे हुए हैं। अब जो रेक्टिफायर का आउटपुट वोल्टेज है वो AC और DC वोल्टेजेस का कॉम्बिनेशन है। क्योंकि हमने इंडक्टर कुछ इस प्रकार का सेलेक्ट किया है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू लोड रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा है, तो जो AC वोल्टेज VAC हमारा रहेगा, टोटल वोल्टेज आपका जो इनपुट है वो VAC प्लस VDC है। ठीक है, AC वोल्टेज और DC वोल्टेज, तो जो टोटल AC वोल्टेज है वो ऑलमोस्ट इंडक्टर के अक्रॉस ही अपीयर हो जाएगा क्योंकि वो उसको बहुत ज़्यादा आपका क्या बोल रहा है, हाई रिएक्टेंस दे रहा है। हाई रिएक्टेंस दे रहा है तो वो ओपन सर्किट होएगा। ओपन सर्किट में क्योंकि दो सिरों के बीच में ही आप वोल्टेज डिफरेंस बताते हैं, तो सारा का सारा AC वोल्टेज आपका इंडक्टर के अक्रॉस अपीयर हो जाएगा और बहुत नेग्लिजिबल AC वोल्टेज आपका लोड रेजिस्टेंस पे अपीयर होगा। ठीक है, और DC कंपोनेंट के लिए क्या है, इंडक्टर शॉर्ट सर्किट के जैसे काम करता ही है, तो सारा DC वोल्टेज आपका लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो डायग्राम है इसमें ये देखना है कि जो ये VAC प्लस VDC यहाँ पे है, इसमें से VAC आपको इंडक्टर पे मिल जाएगा और VDC आपको लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस मिल जाएगा। ठीक है, अब इसका एनालिसिस हम देख लेते हैं क्योंकि हमने यहाँ एक फुल वेव रेक्टिफायर को इंडक्टर फिल्टर के साथ हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं। तो रेक्टिफायर को हम रिप्लेस कर रहे हैं उसके सीरीज़ कनेक्शन से DC और AC सोर्सेज को, इस एनालिसिस को सिंप्लीफाई करने के लिए। आउटपुट में हमें पता है कि VDC प्लस VAC है। ठीक है, तो टोटल आपको आउटपुट वोल्टेज कुछ इस प्रकार का मिलता है, V आउटपुट इक्वल्स टू 2Vm/π माइनस 4Vm/3π cos 2 ओमेगा नॉट टी, और ये सीरीज़ आपकी आगे तक चलती रहती है। अब जिसमें इसमें जहाँ जहाँ फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स हो गए वो आपका क्या हो गया, AC कंपोनेंट्स, और जिसमें कोई फ्रिक्वेंसी नहीं है वो हो गया आपका DC, क्योंकि वो फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता नहीं है, आपको एक स्ट्रेट आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो इस डायग्राम में हमने जो DC कंपोनेंट है उसको ये दिखाया है यहाँ पे, ये VDC हो गया आपका 2Vm/π। बाकी के हायर टर्म्स को हम इसमें नेग्लेक्ट कर रहे हैं, एक सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं एनालिसिस का, सिंप्लीफाई एनालिसिस कर रहे हैं इसका। तो और VAC को हमने ये देखिए एक ये जो AC सोर्स सिंबल से दिखा है, VAC को इस हो गया आपका -4Vm/3π cos 2 ओमेगा नॉट टी। ये हो गया आपका, हमने किसको रिप्लेस कर दिया, ये सारा पोर्शन हो गया आपका रेक्टिफायर। ठीक है, नेक्स्ट इसके सीरीज़ में हमने यूज़ किया है इंडक्टर, और ये हो गया आपका लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको आप दिखा रहे हो V0 से, आउटपुट वोल्टेज। अब यहाँ पे दो पॉइंट्स हमने देख रखे हैं, ये एक A पॉइंट डिनोट कर दिया और एक नीचे अपने ग्राउंड के लिए G पॉइंट हमने डिनोट कर दिया। रिपल फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल r से आप इसको डिनोट करते हैं। रिपल फैक्टर होता है RMS AC कंपोनेंट अपॉन DC कंपोनेंट, ये सब अपने रेक्टिफायर्स में देखा है। तो इसका फॉर्मूला हो गया R इक्वल्स टू I-RMS अपॉन IDC, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दी। अब DC आउटपुट करंट जो कि ये IDC है, इसकी वैल्यू कैसे मिलेगी, DC वोल्टेज अपॉन लोड रेजिस्टेंस। DC वोल्टेज फुल वेव रेक्टिफायर के लिए क्या हो जाएगा 2Vm/π, ये आपको पिछले लेक्चर से याद रखना है। तो IDC तो वोल्टेज हो गया 2Vm/π
ठीक है, और इसको डिवाइड किससे करेंगे अपन, लोड रेजिस्टेंस से। लोड रेजिस्टेंस क्या है, RL। तो यहाँ से IDC की वैल्यू मिल गई आपको 2Vm/π/RL। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब ये जो दोनों पॉइंट्स है A और G, इन दोनों के बीच की टोटल रिएक्टेंस को हम शो कर रहे हैं ZAG। ठीक है, ये ZAG से हम यहाँ शो कर रहे हैं। अब ये ZAG किस किस का कॉम्बिनेशन है, एक तो इस इंडक्टर की रिएक्टेंस XL और दूसरा ये लोड रेजिस्टेंस RL। तो XL प्लस RL इक्वल्स टू आपको दे रहा है A और G के बीच की टोटल रिएक्टेंस। ठीक है, अब अभी हमने एक अजम्पशन माना था कि XL की वैल्यू हमें कुछ इस प्रकार से सेलेक्ट करनी है कि वो लोड रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा हो। अगर ये XL RL से बहुत ज़्यादा है तो ये ZAG लगभग किसके बराबर हो जाएगा, XL के। जो AC करंट लोड रेजिस्टेंस से थोड़ी बहुत फ्लो होगी उसको कैसे दिया जाएगा, AC इक्वल्स टू आई, मतलब करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, करंट इक्वल्स टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। वोल्टेज यहाँ पे क्योंकि AC करंट की बात कर रहे हैं तो AC वोल्टेज हो गया, और टोटल रेजिस्टेंस इस पर कितना हो जाएगा आपका ZAG। ठीक है, टोटल इंडक्टर प्लस रजिस्टर की टोटल रिएक्टेंस। अब इसको आप ZAG की वैल्यू हम क्या आप रिप्लेस कर सकते हैं XL से, तो यहाँ से IAC की वैल्यू आपको मिल गई VAC/XL। अगर अब मुझे इसकी पीक वैल्यू प्राप्त करनी है, ठीक है, तो मॉड लगा के इसकी पीक वैल्यू अगर आप प्राप्त करोगे, VAC का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, -4Vm/3π cos 2ω0t। तो इसके पीक वैल्यू क्या हो जाएगी, 4Vm/3π, और मॉड लगा दिया तो ये माइनस आपका हट जाएगा। तो फाइनली आपको VAC पीक की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी, 4Vm/3π। ठीक है, यही हम यूज़ कर रहे हैं। तो IAC पीक इक्वल्स टू है आपका 4Vm/VAC पीक अपॉन XL। RMS AC आउटपुट करंट I' आपको क्या हो जाएगा, इस पीक करंट RMS वैल्यू क्या होती है, Im/√2, तो पीक वैल्यू अपॉन √2। ठीक है, ये IAC पीक आपने अभी निकाला है, ये आप यहाँ वैल्यू रिप्लेस कर दो, यहाँ पे हमने पुट कर दी। ठीक है, VAC पीक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अभी हमने डिस्कस की 4Vm/3π, √2 वैसा का वैसा, और XL को मैं यहाँ पे 2ω0L से रिप्लेस कर रही हूँ, क्योंकि ये आपका एक फुल वेव रेक्टिफायर है। अगर हाफ वेव रेक्टिफायर होता तो इसको आप रिप्लेस करते ω/L से। ये फुल वेव है तो इसमें 2ω के मल्टीपल्स होते हैं, तो ये हमने यूज़ कर लिया यहाँ पे 2ω0L। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको I' की वैल्यू मिल जाएगी √2Vm/3π ω0L। इसको इक्वेशन नंबर हमने दे दिया 3। अब जो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 है, इन दोनों की वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमें रिपल फैक्टर की वैल्यू मिल जाएगी। तो रिपल फैक्टर की वैल्यू है R इक्वल्स टू I'/RMS/IDC। I'/RMS कितना है यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 3 से देखिए, √2Vm/3π ω0L, और IDC की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, कितनी हो गई, 2Vm/π/RL। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपको रिपल फैक्टर की वैल्यू मिलती है स्मॉल r इक्वल्स टू 1/3√2 RL/ω0L। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए कि रिपल फैक्टर किसके प्रोपोर्शनल है, रिपल फैक्टर प्रोपोर्शनल है लोड रेजिस्टेंस के। तो अगर हमें रिपल फैक्टर, क्योंकि साफ सी बात है हमें रिपल फैक्टर क्या चाहिए, छोटा चाहिए होता है, स्मॉल वैल्यू चाहिए। तो अगर हमें एक स्मॉल रिपल फैक्टर हम ऑब्टेन करना चाहते हैं तो इंडक्टर फ़िल्टर हमें इस प्रकार इंडक्टर फ़िल्टर को इस प्रकार यूज़ करना है कि जो RL है वो स्मॉलर हो, RL की वैल्यू स्मॉलर हो, अथवा लोड करंट आपका लार्ज हो, क्योंकि लोड रेजिस्टेंस और लोड करंट एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेंगे। तो जहाँ पे लोड रेजिस्टेंस स्मॉल है अथवा लोड करंट लार्ज है, वहाँ पर आप इंडक्टर फ़िल्टर को यूज़ करके एक स्मॉल वैल्यू का रिपल फैक्टर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारा हमने पढ़ा सीरीज़ इंडक्टर फ़िल्टर में। रिवाइज कर लेते हैं, फ़िल्टर क्या होता है। फ़िल्टर एक प्रकार का नेटवर्क है जो डिज़ायर्ड फ्रिक्वेंसीज़ को पास करता है और अनडिज़ायर्ड फ्रिक्वेंसीज़ को एलिमिनेट करता है या उनको दूर करता है। इसमें फ़िल्टर के डिज़ाइन के लिए हम कैपेसिटर और इंडक्टर यूज़ करते हैं। जो कैपेसिटर है वो AC कंपोनेंट के लिए शॉर्ट सर्किट के जैसे काम करता है, और जो इंडक्टर है वो DC कंपोनेंट के लिए शॉर्ट सर्किट के जैसे काम करता है। फ़िल्टर 4 प्रकार का होता है, जिसमें से हमने सीरीज़ इंडक्टर फ़िल्टर की यहाँ पे स्टडी की। अल्टीमेटली उसका जो रिज़ल्ट निकलता है कि जो इसका स्मॉल रिपल फैक्टर है वो लोड रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है। इसलिए अगर हमें स्मॉल रिपल फैक्टर प्राप्त करना है तो लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होनी चाहिए अथवा लोड करंट की वैल्यू
लार्ज होनी चाहिए। यहाँ पे जो रिपल फैक्टर का फॉर्मूला यहाँ देख रहे हो 1/3√2 RL/ओमेगा नॉट L, 1/3√2 को भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपकी वैल्यू 0.47 समथिंग आएगी। तो ये हमने फुल वेव रेक्टिफायर में पढ़ा भी था, रिपल फैक्टर उसका कितना होता है 0.483, तो ये लगभग वैल्यू आपको यहाँ से वो भी प्राप्त हो जाएगी। थैंक यू।